क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली इन डेप्थ प्रेजेंटेशन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्लेबोटॉमी एंड दीज एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ स्किल्ड फ्लेबोटॉमिस्ट इंक्लूड्स टेक्निकल स्किल्स, पेशेंट केयर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन द फील्ड। तो इस तरीके से जो फ्लेबोटॉमी का प्रोसेस है वो और उसको करने वाला जो बंदा होता है, जो व्यक्ति होता है, जो स्टाफ होता है, उसके क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन चीजों के विषय में हम लोग समझेंगे। इसमें हम उसके टेक्निकल स्किल, पेशेंट कैसे केयर करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करते हैं और फ्यूचर के लिए क्या ट्रेंड्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ्लेबोटॉमी। Phlebotomy is a vital medical procedure involving the collection of blood samples for diagnostics, therapeutic and donation purposes. Simply, एक छोटी सी भाषा में अगर आपको कहूँ तो फ्लेबोटॉमी एक वो प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं वेन से, इवन आर्टरी से भी और अलग प्लेसेस से भी ले सकते हैं, जिसमें पर्पस क्या होता है, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और डोनेशन का होता है। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फ्लेबोटॉमिस्ट इन हेल्थ केयर, और इसके साथ साथ इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को भी हम मेंशन करेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फ्लेबोटॉमी। ये जानना बेहद जरूरी है कि फ्लेबोटॉमी किसे कहते हैं। फ्लेबोटॉमी refers to the process of making an incision in a vein to draw blood. It is commonly performed using a needle and syringe or vacuum tube system. ठीक है, तो इस तरीके से जनरली क्या होता है कि हम वेन में या तो इंसिजन दें या फिर उसको पंक्चर करें नीडल के थ्रू और उसके थ्रू ब्लड का सैंपल हम कलेक्ट करें सिरिंज में या वैक्यूम ट्यूब में। द प्रोसीजर इज एसेंशियल फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड डोनेशन। तो ये जो प्रोसीजर है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, जो भी ब्लड सैंपल हम लेते हैं उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को हम असेसमेंट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है और अदर चीजें भी इन्वेस्टिगेट होते हैं, और इसके साथ साथ इस ब्लड को जो हम रिसीव करते हैं वो ट्रांसफ्यूजन में भी यूज करते हैं। इसके लिए जरूरत हो तो ट्रांसफ्यूजन का भी काम होता है और साथ में उसको कलेक्शन करके ब्लड डोनेशन के लिए भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? फ्लेबोटॉमी सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस, डायग्नोसिंग डिजीज, मॉनिटरिंग हेल्थ कंडीशंस, कलेक्टिंग ब्लड फॉर डोनेशन एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। तो ये इस तरीके से 4-5 चीजों पे इसका मेन फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई जो इन्वेस्टिगेशन अगर हम नहीं करते हैं, मान लीजिए हम किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारी क्लियर कट नहीं हो रही है, हमारी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बन रही है, तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसमें ब्लड के सैंपल की आवश्यकता होती है। तो जिस तरीके से जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बाद उसका असेसमेंट करते हैं, तो जो भी उसमें फाइंडिंग्स आती हैं उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो आपका फाइनल डायग्नोसिस बनना होता है उसमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कुछ कभी क्लिनिकल फीचर्स और जो साइन सिम्टम्स है वो उसके जो डिजीज के अकॉर्डिंग कंफर्म नहीं होते हैं, तो पैरामीटर्स का असेसमेंट, इंटरनल बॉडी में क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं उनका असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम इस इन्वेस्टिगेशन को करते हैं। और इसके साथ साथ जनरल वे में अगर रूटीन पेशेंट को सेटल है, स्टेबल है, फिर भी हम एक मॉनिटरिंग स्टेज पे उसकी हेल्थ चेकअप करते हैं, तो उसमें भी हम सैंपल ले करके उसके बाकी जो वाइटल पैरामीटर्स ब्लड के अंदर हैं उनका असेसमेंट करते हैं कि वो सारी फाइंडिंग्स नॉर्मल स्टेट पे हैं या कोई अबनॉर्मलिटी उसमें चल रही है। अगर अबनॉर्मलिटी कोई है तो प्रीलिमिनरी पहले से उसको हैंडल कर सकते हैं और आगे चल करके हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर कंडीशन में आने से पहले ही सेव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिंग ब्लड फॉर डोनेशन। सिंपल क्या है, जब भी हम ब्लड सैंपल भी लेते हैं तब भी उसके लिए प्रोसीजर्स के लिए प्लान करते हैं, लेकिन अगर डोनेशन के लिए ले रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ ब्लड एक लिमिटेड अमाउंट में होता है और एक सेफ प्रोसीजर होता है। उससे प्रोसीजर से उस चीज को सेव करते हैं बैग में और उसको सेफ्टी के साथ रख करके फिर इन केस जिसको जरूरत होता है ब्लड बैंक्स के थ्रू उन चीजों को पेशेंट के पास जिस तरीके के ब्लड ग्रुप्स पे रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड के अदर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम पेशेंट के पास पहुंचा सकते हैं। और साथ में चूंकि ये थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरत अगर है तो ब्लड का डोनेशन जो होता है उसको पेशेंट को अवेलेबल करा सकते हैं। अब खाली होल ब्लड भी यूज हो सकता है, खाली बैक सेल भी यूज हो सकती है, प्लाज्मा भी हो सकता है और प्लेटलेट्स भी यूज होती हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स भी सेपरेट फॉर्म में भी पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा
कि स्पेसिफिक चीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो स्पेसिफिक चीजें मिल जाए तो उससे पेशेंट का अच्छा हो सकता है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि वो ब्लड ही हम किसी पेशेंट को दें, बेटर है कि अगर स्पेसिफिक कंपोनेंट की जरूरत है तो हम सिर्फ कोई कंपोनेंट दे दें और ऊपर पास सॉल्व हो जाता है। इट इंश्योर्स टाइमली एंड एक्यूरेट मेडिकल डिसीजन बेस्ड ऑन ब्लड एनालिसिस। ऑब्वियस है जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी फाइंडिंग्स जो होती है समय से मिल जाती हैं तो उससे फिर अगले स्टेप पे हम डायग्नोसिस बनाने में काफी हमको हेल्प मिलती है, क्योंकि जो फाइंडिंग्स आई हैं वो क्लिनिकल जो असेसमेंट किया है उससे कोरिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो अगर कोई उसमें एडवर्स कंडीशन क्रिएट हो रही है या कोई जो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल पैरामीटर्स है अबव या बिलो है तो उसके हिसाब से क्या हमको एडेप्टेशन करना चाहिए, क्या उसका अगर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे प्लान कर सकते हैं। History of phlebotomy. Phlebotomy dates back to ancient Egypt and Greece, where the blood letting was believed to balance body humors. बॉडी के अंदर पहले किस तरीके से पुराने समय में ये था कि इसको निकाल देने से चीजें जो है वो बेहतर की जितनी गंदगी हो या खराबी हो तो बाहर हो जाए, इस तरीके का था। ओवर सेंचुरीज इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द rudimentary practices to scientific regulated medical procedures। तो क्या होता है कि जो सेंचुरीज जब पास हुई रूडिमेंट्री प्रैक्टिस जो पुरानी जो मौलिक जो व्यवस्थाएं थी वैज्ञानिक तरीके की वो रेगुलेट हुई मेडिकल प्रोसीजर्स में, तो पुरानी जो पद्धतियां हैं उन्हीं को और बेहतर करके और इम्प्रोवाइज करके चीजें आगे करके इसको डेवलप किया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ केयर में? फ्लेबोटोमी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड पेशेंट केयर। एक्यूरेट ब्लड कलेक्शन इज फाउंडेशनल टू लैबोरेटरी मेडिसिन। क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये इन्हीं सारी चीजों के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट केयर के लिए और इसके लिए ब्लड जो कलेक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपको सारी जो प्रोसेस है वो सही से आप कर सकें। इट सपोर्ट्स अर्ली डिजीज डिटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है जब अगर हम पहले कोई चीज का इन्वेस्टिगेशन कोई पेशेंट आता है और उसमें कंप्लेंट्स बताता है और हम शुरू में ही उसकी जो जांचें अगर कराते हैं तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है शुरू में ही, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट एफिकेसी मिलती है, आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो इफेक्टिव होता है और आगे जो फर्दर जो प्रॉब्लम होनी है या जो डिजीज को प्रोग्रेस होना है उसको ट्रीटमेंट रोक सकते हैं। साथ में पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर जनरल वे में हम सर्वे भी करते हैं तो हम पेशेंट का असेसमेंट करके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके उन पैरामीटर्स को असेस करके अगर कोई चेंजेस है तो मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पब्लिक हेल्थ में मॉनिटरिंग पर्पस के लिए करा जा सकता है। नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड। तो जो एक फ्लेबोटोमिस्ट होता है जो ब्लड सैंपल लेता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए? तो फ्लेबोटोमिस्ट मस्ट मास्टर मेनी फंक्शन, मतलब ब्रेन का फंक्शन करने के लिए वो मास्टर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ब्रेन्स के सैंपल लिए जाते हैं आपके। टेक्निक अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी। प्रायोरिटी क्या है कि जो बंदा है करने वाला उसको एनाटॉमी पता हो, और हैंडल इक्विपमेंट लाइक नीडल्स, ट्यूब्स एंड टूनिकेट्स, ये तीनों चीजों का भी सही से पता हो कि कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है, कितना प्रेशर देना है, कितना टाइट करना है, किस वेन से निकालना है, प्राइमरी शुरू में कैसे करना है, अगर इस स्टेप पे नहीं तो अगले स्टेप पे कैसे, ये सारी चीजों का उसको एक तरीके से नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर सैंपल लेबलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आर आल्सो क्रिटिकल टू प्रिवेंट एरर्स। तो पहला क्या है कि प्रॉपर सैंपल लेना है और उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी है, फिर उसको प्रॉपर स्टोर भी करना है, क्योंकि हर एक सैंपल को एक प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन में स्टोर किया जाता है, और साथ में उसको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो केयरफुल तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए ताकि जिस तरीके से सैंपल लिया था वैसे ही लैबोरेटरी तक वो प्रॉपरली पहुंच जाए और इन्वेस्टिगेशन में लगे और उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से काम। तो ये है कि उस सारे प्रोसीजर के दौरान कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे वो आपका सैंपल मिसलेट हो जाए और आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपको मुश्किल है। क्या होगा अगर दोबारा इस तरीके से होता है तो आपको दोबारा सैंपल की जरूरत होगी, तो दैट विल बी इरिटेटिंग फॉर द पर्सन whom you are going to take the sample। तो वो पेशेंट जो होगा वो इरिटेट हो सकता है कि मैं दोबारा सैंपल दूंगा या नहीं दूंगा, फिर उसकी मेंटल स्टेट क्या है। तो वो चीज़ों को ना होने देने से बेहतर है कि हम उसको ऐसे प्रोसेस करें कि ये दोबारा करने की जरूरत है। Professionalism includes punctuality, ethical behavior, maintaining patient confidentiality. Phlebotomists must adhere to institutional protocols
एंड रिस्पेक्ट पेशेंट राइट्स। एक बात याद रखिएगा, जो इस प्रोसेस में होते हैं, जिस वर्क को करते हैं, उनके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। बिकॉज आपने कोई टाइम बाउंड किया कि मॉर्निंग में सैंपल लेना है, तो आपको सुबह समय से उसी टाइम पे कोशिश करना है कि पहुंच जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है पहले हो, बट ज्यादा नहीं हो। यस, नंबर 2, एथिकल बिहेवियर। जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आप पेशेंट को भी बताओगे और एक्सप्लेन भी करोगे ताकि उनको सही से चीजें गाइड हो। क्योंकि अगर आप गाइड नहीं करोगे फिर कोई सैंपल लोगे तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 2, मेंटेनिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियल। तो उनकी जो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो गोपनीयता है, उसको भी बनाए रखना। ऐसा नहीं कि हमको अंदर की कोई चीज पता चली या हमने किसी चीज को जाना या उसको देखा तो उसको हम बाहर कभी डिस्कस नहीं करें, इसका हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। फ्लेबोटोमिस्ट मस्ट एडहेर टू द इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स। मतलब आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनको जरूर फॉलो करें। क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं एंड रिस्पेक्ट पेशेंट्स हैं, और जो मरीज के अपने अधिकार हैं उनका भी सम्मान जरूर करें। क्योंकि अगर आप पेशेंट के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो लॉन्ग टाइम तक आप उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंप्लेंट्स क्रिएट हो सकती है। अब प्रोफेशनल दे मे नॉट बेस्ट ट्रस्ट एंड इंश्योर्स क्वालिटी केयर। तो अगर जो आदमी इसमें काम कर रहा है, अगर वो ट्रस्ट को बनाता है, विश्वास को बनाता है, बढ़ाता है और क्वालिटी केयर को बढ़ाता है, तो ऑब्वियस है उसको काम करने में भी बेहतर अनुभव होगा, उसका अगला स्टेप भी उसके लिए बेटर होगा और कहीं ना कहीं एक इस फील्ड में उसको बेटरमेंट के लिए चांसेस होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। यस, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा गुण है कि आप किसी से भी किसी भी तरीके से अगर मिलिए, लेकिन अगर थोड़ा सा आपके अंदर वाक्पटुता है, कुछ अच्छी बात करने का तरीका है, तो कुछ अगर मुश्किल भी है तो उस चीज को आप प्रॉपरली आसानी से अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से कंडीशंस फेवर कर सकती है। Effective communication helps phlebotomists explain procedures, calm anxious patients, and respond to concern. तो जो पेशेंट है वो बहुत बेचैन है, परेशान है, उसको उलझने हैं, उसके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उस स्थिति में उसको काम करना है, उसको थोड़ा सा शांत करना है और उसके साथ साथ उसको इस बात का भरोसा दिलाना है कि आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं, आशा करते हैं आप जल्दी से बेहतर होंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस चीज में आपके बेहतर सपोर्ट आपको करें। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने से, और एक चीज और कहूंगा, जैसे आप किसी का सैंपल लेने जाते हैं, तो कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उससे थोड़ा सा उसी सम्मानजनक तरीके से, yes, कोई मिडिल एज का है, आपकी एज का है तो उस तरीके से, बच्चा है तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पोलाइट ढंग से, तो कहीं ना कहीं आप उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और आपको प्रॉपरली सैंपल भी मिलेगा और आपके जेस्चर को भी हमेशा आदमी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। Listening actively using clear empathetic language enhances patient cooperation and satisfaction। वही बात मैंने कही कि आप जब इस तरीके का कोई एम्पैथेटिक सहानुभूति के साथ बात करेंगे किसी के साथ और पेशेंट के साथ कोऑपरेशन करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन भी होगा और आपके लिए भी काम करना हर हाल में बेहतर होगा। नेक्स्ट, एम्पैथी एंड कंपैशन। तो थोड़ा दया और सहानुभूति और करुणा के साथ अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को जानना है कि सहानुभूति और करुणा के साथ अगर आप कोई काम करते हैं एम्पैथी और कंपैशन के साथ, तो आपको रिजल्ट्स आपके काम में बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो एम्पैथी अलाउज phlebotomists to understand patient's fear and discomfort. Compassionate care involves being gentle, respectful and patient. तो क्या होता है कि जब अगर आप एम्पैथी के साथ, सहानुभूति के साथ कोई काम करते हैं, क्योंकि देखिए जब पेशेंट होता है उसकी मेंटल स्टेट बहुत ही एडवर्स कंडीशन में होती है और उसको ये लगता है कि हर आदमी जो मेरे पास आया है जांच के लिए या सैंपल लेने के लिए, वो आएगा, ब्रेक करेगा, पेन देगा और फिर चला जाएगा। बट अगर थोड़ा सा आपका बिहेवियर अच्छा है, बात करने का तरीका बेहतर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अपनेपन का भाव देंगे, अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा उसके सेंटिमेंट्स को भी समझेंगे, उसकी फीलिंग्स को भी समझेंगे और आप उसके साथ थोड़ा सा मिल करके और उसके जैसे सोच करके, उसके जैसे बिहेव करके आप अपने प्रोसीजर को अगर सक्सेसफुली करते हैं तो उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी और वो पूरा कोऑपरेट करेगा, भले ही वो पेनफुल प्रोसीजर है ना, क्योंकि गुडविल में लेना किसी को और गुडविल के साथ काम करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हम वही अगेंस्ट में आकर के चीजें करते हैं तो नेचुरली हमें रिजल्ट्स जो है वो दिक्कत कर सकते हैं। These traits improve the patient's
एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस प्रोसीजरल एंजाइटी। वही बात मैंने कही कि जो पेशेंट के जो इस तरीके के लक्षण है, जो चीजें हैं, वो मुश्किल में खड़ा कर सकते हैं। अगर वो बिहेव आपके साथ सही से ना करे, आप उसके साथ कोऑपरेट ना करें, वो आपके साथ ना करे, तो उससे फिर दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम इस चीज को करते हैं सहानुभूति के साथ, तो हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारा जो प्रोसीजर है, उसको करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, पेशेंट को भी कोई बेचैनी नहीं होगी। अटेंशन टू डी, क्या ध्यान रखना है? Phlebotomist must verify patient's identity, label samples accurately and follow protocols to avoid contamination. 3 पॉइंट 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी पहली प्रायोरिटी है। मान लीजिए आप बड़े हॉस्पिटल्स में है, आईसीयू में है, या किसी ऐसी जगह में जब बहुत ज्यादा पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कहाँ से सैंपल आपको कलेक्ट करना है, वो चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर जब जाए तो वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करें कि हाँ ये इन्हीं का ही जांच होना है, एक चीज। दूसरी चीज, सैंपल्स एक्यूरेटली आपको लेबल करने, नेम और जो इन्वेस्टिगेशन होना, वो डेट टाइम, वो सारी, एंड फॉलो प्रोटोकॉल्स टू अवॉइड कंटामिनेशन। और जो आपके बेसिक प्रोटोकॉल है सैंपल कलेक्शन के, उसको फॉलो करिएगा और कंटामिनेशन से हर हाल में कोशिश करिएगा कि कोई ऐसी माल प्रैक्टिस ना करें जिससे आपका सैंपल कंटामिनेट हो जाए। ठीक है। अटेंशन टू डिटेल इंश्योर्स रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स एंड प्रिवेंट्स मेडिकल एरर्स। तो अगर हम उन चीजों को रिलायबल टेस्ट करेंगे तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन चीजों को सही से फॉलो नहीं करते हैं, एरर्स आती हैं, तो हम फिर दोबारा उसको प्रोसीजर को करना पड़ सकता है। इससे आपकी एफिकेसी पर क्वेश्चन मार्क आया है। ये बात को ध्यान रखें। एडेप्टेबिलिटी, कैसे उसके साथ तालमेल बिठा करके काम किया जाए। Phlebotomists often face challenging veins, uncooperative patients और इमरजेंसी सेटिंग। तो ये आप अक्सर जानते हैं कि ये दिक्कतें आती हैं कि वेन प्रॉपर नहीं मिलती है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, और फिर कभी कभी बहुत इमरजेंसी में काम करने पड़ते हैं। इन सारे चैलेंजेस में जब काम करना होता है तो आपको उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्टेबल करना है। जो कि एडेप्टेबल अगर कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एडेप्टेबिलिटी इज की मैनेजिंग सच सिचुएशन इफेक्टिवली। तो अगर ये आपके अंदर गुण है और ये काबिलियत है तो आप उस काम को और आसानी से कर ले जाएंगे, वरना आपके लिए वहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट होंगे और वो टफ होगा चीजों का हैंडल करना। और उसकी वजह से क्या है, मान लीजिए अगर कभी पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, हम सैंपल ले रहे हैं, इधर उधर कहीं अगर मिसलीड हो जाए, मिसमैनेज हो जाए, तो ब्लीडिंग हो सकता है या रप्चर हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। सो प्लीज बी focus over this, that according to the condition you have to be adaptable to that. They must adjust techniques and remain calm under pressure. ये बात याद रखिएगा, they must adjust techniques. टेक्निक ये होती है, हर एक बंदे की अपने काम करने की टेक्निक होती है, लेकिन एक तो प्रोटोकॉल से चलना है, अपने एसओपीज को फॉलो करना है और प्रोसीजरल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। लेकिन कुछ टेक्निक्स आपकी अपनी भी होती है कि उसको कैसे आप प्रॉपर्ली आपके फेवर में करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में रिमेन काम अंडर प्रेशर, ये बहुत बड़ा गुण है। कभी भी अगर आप किसी चैलेंजिंग कंडीशंस में हैं तो अपने आप को बहुत काम डाउन रखें। ऐसे नहीं कि ओवर एग्रेसिव हो या आप भी अपना कंट्रोल लूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ बिहेवियर, सो यू हैव टू बी एडेप्टेबल इन दैट कंडीशन एज पर द अकॉर्डिंग सिचुएशन। दैट्स safety and hygiene protocols, strict hygiene practices including hand washing, gloves use and PPE and essential to prevent infection। तो ये सारी चीजें जैसे ग्लव्स है, हैंड वॉश है और ये आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है,